आज हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री और सहायक सामग्री में क्या अंतर होता है। क्या आपके यहाँ भी कोई बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त है? क्या आप ऑटिज्म के बारे में जानते हैं? क्या आपके यहाँ भी किसी को सीखने और समझने में दिक्कत होती है? क्या ये बच्चे कभी कुछ कर पाएंगे? क्या ये हम पर बोझ हैं? क्या ये समस्या किसी को भी हो सकती है? जानिए इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस प्रयास एक आउटरीच में। नमस्कार, पाइसम के इस कार्यक्रम प्रयास एक आउटरीच में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड्स में हम लोगों ने शिक्षण प्रशिक्षण सामग्री की क्या उपयोगिता है, बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित छात्रों में ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार से सहायता करते हैं, इसकी चर्चा की थी। किस प्रकार से हमारी ज्ञानेंद्रियां बहुसंवेदीय तरीके से सीखने में मदद करती हैं। हमने कोन ऑफ एक्सपीरियंस एडगर डेल का जो दिया गया है उसके बारे में बात की। हमारी ज्ञानेंद्रियां किस किस प्रतिशत तक सीखने में हमारी सहायता करती हैं, इस सब की चर्चा हमने की। आज हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री और सहायक सामग्री में क्या अंतर होता है। यद्यपि देखने में ये दोनों बहुत मिलते जुलते से लगते हैं, लेकिन प्रयोग के आधार पर इनमें बहुत अधिक अंतर होता है। शिक्षण अधिगम सामग्री पुस्तकों, अभ्यास पुस्तिकाओं, लेक्चर नोट्स, लेसन्स, रेफरेंसेस, इन सब के माध्यम से उपलब्ध होती हैं। इन्हें बनाने वाले भी विषय विशेषज्ञ होते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री व्यापक रूप से किताबों, नोटबुक्स, लेक्चर नोट्स, लेसन्स, उद्धरण, कुछ संदर्भों के रूप में, रेफरेंसेस के रूप में उपलब्ध होती है और यह विद्यार्थियों और शिक्षकों के प्रयोग के लिए विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार की जाती है। शिक्षण सामग्री में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ही टॉपिक्स होते हैं। विद्यार्थियों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उनका मूल्यांकन कैसे करना है, इस विषय में भी अध्यापकों को सहायता मिलती है। इस प्रकार की शिक्षण सामग्री रेगुलर स्टूडेंट्स को ओपन लर्निंग के लिए या डिस्टेंस मोड से जो लर्निंग होती, दूरस्थ शिक्षा, साथ ही ई लर्निंग में भी विद्यार्थियों को स्वपाठन के लिए या सेल्फ स्टडीज के लिए भी बहुत मददगार होती है। अब बात करते हैं सहायक सामग्री की। सहायक सामग्री फ्लैश कार्ड्स, चार्ट, मॉडल, ग्राफ्स, वीडियोस, फिल्म स्क्रिप्ट्स, ऑडियोज या मूर्त वस्तुओं के रूप में भी उपलब्ध होती हैं। इसमें मुख्य बात यह होती है कि सहायक सामग्री का निर्माण शिक्षक स्वयं अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, उनकी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी ज़रूरतों के अनुसार करता है। यद्यपि अन्य प्रशिक्षित विशेषज्ञ जो होते हैं, विषय विशेषज्ञ भी इनको बनाते हैं। कुछ कॉमर्शियल एजेंसीज भी सहायक सामग्री बनाती हैं। शिक्षक, खासतौर पर विशेष शिक्षा के बारे में यदि बात करें तो जो कक्षा का अध्यापक है वो अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार किस किस प्रकार से कौन कौन सा विद्यार्थी सीख सकता है, किस तरह के सहायक सामग्री की आवश्यकता है, इन सब ज़रूरतों को समझते हुए उनका निर्माण करता है। और इस प्रकार की सहायक सामग्री वैयक्तिक प्रशिक्षण में, समूह प्रशिक्षण में, करिकुलर और को करिकुलर यानी कि पाठ्यगामी और सह पाठ्यगामी दोनों प्रकार की क्रियाओं को सीखने में, दोनों प्रकार के कौशलों को सीखने में विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों को मदद करती है। सहायक सामग्री की सहायता से विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं और शिक्षकों को भी इसमें बहुत सहायता मिलती है। उनके शारीरिक श्रम और समय दोनों की बचत होती है। तो ये तो था शिक्षण अधिगम सामग्री और सहायक सामग्री में अंतर। सहायक सामग्री, जैसा कि बताया, कि बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित विद्यार्थियों में बहुत अधिक प्रभावशाली तरीके से काम करती है।
इन विद्यार्थियों के साथ सहायक सामग्री के साथ साथ कुछ फंक्शनल एड्स का भी प्रयोग किया जाता है। सहायक सामग्री एक समय सीमा के बाद उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इसके लिए एक उदाहरण ले लेते हैं कि यदि कुछ कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए हमने किसी प्रकार के फ्लैश कार्ड्स का या किसी पिक्चर एल्बम का प्रयोग किया, कुछ क्रियात्मक शब्द हो सकते हैं, वर्ब हो सकते हैं, खाना, पीना, जाना, उठना, सोना, इसी प्रकार से कुछ सब्जियों, कुछ फलों, इनकी पहचान हो सकती है। इन सब का प्रयोग हमने फ्लैश कार्ड्स या पिक्चर एल्बम के माध्यम से इन सब का प्रशिक्षण दिया। जैसे जैसे वो विद्यार्थी उन कॉन्सेप्ट्स को सीखता जाता है, उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। जैसे जैसे विद्यार्थी उस कॉन्सेप्ट या अवधारणा को सीखता जाता है, धीरे धीरे उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है। शिक्षक उसको फेड आउट कर देता है। वहाँ से उसकी भूमिका, उस सहायक सामग्री की भूमिका समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि विद्यार्थी में बोलने संबंधी समस्या है, स्पीच या लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो यही शिक्षण सामग्री, यही सहायक सामग्री फंक्शनल एड का काम कर सकती है। जैसे जो पिक्चर बुक हमने प्रयोग की, जिन ऑब्जेक्ट्स को हमने सिखाने के लिए चित्रों का या फ्लैश कार्ड्स का प्रयोग किया, यदि हमने उसको मुझे खाना खाना है या मुझे आम खाना है, उस चीज़ को सिखाने के लिए, क्योंकि विद्यार्थी बोल नहीं सकता है, उन फ्लैश कार्ड्स को, आम का फ्लैश कार्ड्स, खाना खाने का जो वर्ब के लिए जो हमने फ्लैश कार्ड्स का प्रयोग किया है, उन दोनों पिक्चरों को वो दिखाकर अपनी बात को समझा सकता है। तो यहाँ ये समझ में आता है कि जो टीचिंग एड्स हैं, सहायक सामग्री है, उसकी भूमिका एक लिमिटेड टाइम तक रहती है। लेकिन जो फंक्शनल एड्स होते हैं, वो हो सकता है विद्यार्थी को जीवन पर्यंत सहायता करें आत्मनिर्भर जीवन जीने में। हम लोग बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित विद्यार्थियों के शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने की बातचीत कर रहे हैं। तो सहायक शिक्षण सामग्री और शिक्षण अधिगम सामग्री, इनकी अपनी एक भूमिका है। लेकिन बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित छात्रों में यही जो सहायक सामग्री है, ये किस प्रकार की होनी चाहिए, इसकी बात करते हैं। इसमें हमें पिछले एपिसोड्स में भी हमने बात की कि ये विद्यार्थी मल्टी सेंसरी अप्रोच के माध्यम से बहुत बेहतर तरीके से सीखते हैं, जिसमें ये न केवल सुन रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं, बल्कि स्पर्श भी करके यदि सीखते हैं तो इनका सीखना बहुत प्रभावशाली होता है। तो हम लोग बात करते हैं मल्टी सेंसरी टीचिंग लर्निंग एड्स की। यदि इसकी बात करें तो प्रायः हम समझते हैं कि जो हमारे सभी सेंसेस को सीखने में बढ़ावा दें, विविधतापूर्ण हो, ऐसी सामग्री जो सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने हेतु सभी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करें। हम सभी को वैरायटी चाहिए होती है। एक रास्ता से हम ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं। वैसा ही हमारे विद्यार्थियों के साथ होता है। और यदि हम मल्टी सेंसरी TLM या टीचिंग एड्स का प्रयोग करते हैं तो इसमें बहुत विविधता मिलती है। विद्यार्थी सीखने को हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसा कि पहले भी कहा गया था कि जो हम सुनते हैं वो भूल जाते हैं, जो देखते हैं वो याद रहता है, और जो कर लेते हैं वो सीख जाते हैं। तो ये जो बहुसंवेदीय शिक्षण सामग्री है, सहायक सामग्री है, ये हमें यही अवसर प्रदान करती है, जिसमें हम या हमारे विद्यार्थी न केवल टीचर की बात को सुनते हैं, न केवल टीचर को काम करते हुए देखते हैं, बल्कि उनका स्वयं प्रयोग करके, उन सहायक सामग्री का स्वयं प्रयोग करके बेहतर तरीके से सीख जाते हैं। ये तो ठीक है कि बहुसंवेदीय सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, वो सीखने में बहुत अधिक सहायता करती हैं। बच्चे हमेशा लुक फॉरवर्ड होते हैं, आगे बढ़ते हैं सीखने के लिए, इंटरेस्टेड रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं। लेकिन टीचर को या शिक्षक को, विशेष शिक्षक को ये पता होना चाहिए कि कोई भी सहायक सामग्री जो मल्टी सेंसरी है, उसका प्रयोग किस कौशल को सिखाने के लिए किया जा रहा है।
उदाहरण के लिए बात करते हैं, विशेष शिक्षक साउंड बॉक्स का यूज़ करता है। साउंड बॉक्स को जो विशेष शिक्षक बनाते हैं वो टिन के छोटे छोटे डब्बे हो सकते हैं जिनमें छोटे छोटे अनाज जैसे चना है, गेहूं है, इस तरह का डाल लिया, किसी में कंकड़ डाल दिए बड़े बड़े, किसी में बालू डाल दी, और उन आवाज़ों की विविधता सुनाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थी को रुचिकर इसलिए लगता है क्योंकि वो उसको बजा रहा है, खेल रहा है, उसको सुनाई दे रहा है, उसको एक आवाज़ आ रही है। लेकिन विशेष शिक्षक की भूमिका यहाँ पर शुरू होती है। उसे ये नहीं सोच लेना चाहिए कि इस TLM के माध्यम से बच्चा क्लास में बैठा हुआ है, अपने में व्यस्त है, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, किसी पर्पसफुल एक्टिविटी में या उद्देश्यपूर्ण क्रिया में लगा हुआ है। उसका उद्देश्य उसे उसकी श्रवण क्षमता के माध्यम से सीखना आना चाहिए। अब उसके लिए केवल बनाकर सुंदर से बॉक्सेस, उनमें वैरायटी के स्टोन्स या अनाज डाल के रख देना काफ़ी नहीं होता है। शिक्षक को उन्हें हर डिब्बे को अलग अलग तरीके से बजाकर उसको बताना कि इसमें क्या चीज़ है, इसमें पेबल्स हैं या कंकड़ हैं, इसमें चना है, इसमें सैंड है। अब उसी प्रक्रिया को छात्र से पूछना, उसने कितना सुना, कैसे सुना। हो सकता है सामने से अगर शिक्षक कर रहा है तो बच्चा पहचान जाए कि इस बॉक्स में ये था, इसमें ये था, इसमें ये था, तो उसको भी शिक्षक को उसके सामने या तो कोई चीज़ लगा देनी है जिससे कि वो बॉक्सेस ना दिखें, या बच्चे के या विद्यार्थी के पीछे से उस ध्वनि को करना है और उसे पूछना है। तो शिक्षक को ये पता होना चाहिए कि ये किस ज्ञानेंद्रिय को सहायता करने के लिए या किस ज्ञानेंद्रिय की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए इस बहुसंवेदीय शिक्षक सहायक सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बहुसंवेदीय शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते समय बहुत सावधानी की भी आवश्यकता है। विशेष शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो किस कौशल विशेष को सिखाने का प्रयास कर रहा है। एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, बहुत ही प्रभावशाली होता है जिसका हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं पाइसम में, साउंड से ही रिलेटेड है। कक्षा में शिक्षक ने जो बहुसंवेदी सामग्री तैयार की, उसमें उसने चूड़ियों का एक बंडल बना लिया, चूड़ियों को एक डोरी से बांध दिया, पूजा की घंटी रख ली, छोटा सा डमरू रख लिया, घुंघरू रख लिए। इसके बाद उसने क्योंकि हर छात्र बोलकर नहीं बता सकता है, तो उनके साथ कुछ ना कुछ इशारे किए, जैसे पूजा की घंटी बजाई तो हाथ जोड़ना, इसका मतलब कि आरती के समय वो घंटी बजती है। तो जो विद्यार्थी बोल सकते हैं वो तो बता देंगे कि ये पूजा की घंटी है, जो नहीं बोल सकते हैं वो कम से कम इस चीज़ का इशारा कर देंगे कि पूजा की घंटी का मतलब आरती के समय बजती है, ये वो चीज़ बज रही है। इसी प्रकार से चूड़ियों के लिए हाथ का हो सकता है, पैर में घुंघरू बांधे जाते हैं, डांस किया जाता है, तो डांस का कोई एक्शन टीचर बता सकता है कि घुंघरू से डांस का संबंध है। डमरू बजा के बताया जा सकता है, इशारा कर सकता है। तो जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ किया जा रहा है या सहायक सामग्री यूज़ की जा रही है, उसमें इस बात का भी ध्यान रहे कि छात्र अपनी प्रतिक्रिया बेहतर तरीके से दे सके, तभी उसे एक सफलता की भावना प्राप्त होगी, एक अचीवमेंट की फीलिंग आएगी कि मैंने कुछ सीखा या मैंने क्लास में भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। तो ये था शिक्षण अधिगम सामग्री और सहायक सामग्री में अंतर। टीचिंग एड्स और फंक्शनल एड्स क्या होते हैं और बहुसंवेदीय शिक्षण सहायक सामग्री की क्या भूमिका है। यदि आपको इससे संबंधित किसी भी प्रकार की दुविधा या प्रश्न या सुझाव हैं तो हमें अवश्य दें, जिससे कि हम और बेहतर तरीके से आपके सामने इसको प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद। अपने सुझाव या जानकारी स्क्रीन पर दिए गए मेल आईडीज या फ़ोन नंबर्स पर आप साझा कर सकते हैं।